चलिए शुरू करते हैं। जब हम उबर जैसी बड़ी कंपनियों के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि उनकी टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट होगी, है ना? लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी काफी गंभीर इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों का सामना करती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी की गहराई में जाएंगे कि कैसे उबर ने अपने एक बहुत ही जरूरी सिस्टम यानी अपने डेटाबेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर बड़ी टेक कंपनी को करना पड़ता है और इसका जवाब लाखों डॉलर और करोड़ों यूजर्स के भरोसे से जुड़ा हो सकता है। उबर जैसी सर्विस के लिए ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जरा सोचिए, उबर के इतने बड़े स्केल पर एक डेटाबेस फेलियर का मतलब क्या है? इसका मतलब है राइड्स रुक जाती हैं, फूड डिलीवरीज फेल हो जाती हैं, मतलब पूरी की पूरी सर्विस ठप पड़ जाती है। और इसका सीधा असर नाखुश कस्टमर्स और कंपनी को भारी, बहुत भारी नुकसान। तो दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ। तो आखिर प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? ये सब शुरू होता है उनके पुराने MySQL आर्किटेक्चर से, एक ऐसा सिस्टम जो कंपनी की तेजी से बढ़ती ग्रोथ के बोझ तले धीरे धीरे टूट रहा था। तो देखिए, ये था उनका पुराना सेटअप। एक मेन प्राइमरी नोड था, समझिए जैसे कि मास्टर कॉपी, जहां सारा नया डेटा लिखा जाता था, और फिर उसकी कई रेप्लिका या कॉपीज थीं जहां से सिर्फ डेटा पढ़ा जा सकता था। लेकिन असली कमजोरी वो कहीं और छिपी थी। वो ये कि किसी भी फेलियर का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए उन्हें HRC और MEPA जैसे बाहरी सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता था। ये एक्सटर्नल सिस्टम एक तरह से सिस्टम के लिए एक्सटर्नल लाइफ सपोर्ट जैसे थे। ये एक ऐसी नाजुक जंजीर थी कि अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरा सिस्टम डाउन। तो जब कुछ गड़बड़ होती थी तो ये प्रोसेस चलता कैसे था? यह एक बहुत ही धीमा, कई स्टेप्स वाला रिएक्शन था। पहले प्राइमरी नोड फेल होता, फिर एक बाहरी सिस्टम HIC को पता लगाना पड़ता कि हाँ कुछ फेल हुआ है। फिर वो दूसरे सिस्टम MEPA को बताता और तब जाकर MEPA नया प्राइमरी बनाने का काम शुरू करता था। देख रहे हैं कितने सारे स्टेप्स, कितनी सारी डिपेंडेंसीज, एक के बाद एक। और इस पूरे झंझट भरे प्रोसेस का नतीजा क्या था? पूरे 120 सेकंड, यानी 2 मिनट का डाउन टाइम। उबर जैसी सर्विस के लिए 2 मिनट एक युग के बराबर है। 2 मिनट का मतलब लाखों का नुकसान और हजारों नाखुश कस्टमर्स। तो ये बिल्कुल साफ था कि कुछ तो बदलना पड़ेगा, और यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक सेल्फ हीलिंग डेटाबेस। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं था, ये सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव था। देखिए, ये स्लाइड इन दो अलग अलग सोच के बीच का फर्क कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है पुराना तरीका जो पूरी तरह एक्सटर्नल कंट्रोल पर डिपेंड करता था, धीमा, नाजुक और बहुत रिस्की। और दूसरी तरफ है नया अप्रोच जो इंटरनल कंसेंसस या आपसी सहमति पर चलता है, फास्ट, मजबूत और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भर। तो इस नए सिस्टम का मेन आइडिया क्या है? इसे कहते हैं कंसेंसस ग्रुप। इसको ऐसे समझिए जैसे ये 3 लोगों की एक लीडरशिप कमेटी है। अगर मेन लीडर यानी हमारा प्राइमरी नोड काम करना बंद कर दे तो बाकी 2 मेंबर्स फौरन आपस में वोट करते हैं और पैक्सोस नाम के एक प्रूवन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बिना किसी बाहरी मदद के एक नया लीडर चुन लेते हैं। पूरा प्रोसेस इंटरनल है, डेमोक्रेटिक है और जबरदस्त तेजी से होता है। और इस नए आर्किटेक्चर के फायदे कमाल के थे। फेलओवर बहुत तेजी से होने लगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी का खतरा, जिसे टेक्निकली एरंट GTIDs कहते हैं, वो खत्म हो गया। इसमें फ्लो कंट्रोल भी इनबिल्ट था, समझिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह, जो सिस्टम को जरूरत से ज्यादा रिक्वेस्ट से बचाता है। तो कुल मिलाकर सिस्टम सिर्फ फास्ट ही नहीं बना, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सेफ और स्टेबल हो गया। चलिए, काफी बातें हो गईं, अब आते हैं सबूतों पर। उबर ने जाहिर है इस नए सिस्टम को बहुत सख्ती से टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि ये असल में कितना बेहतर है। और अब जो हम देखेंगे वो सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये उस नई सोच की जीत का सबूत है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। जब नया डेटा डालने की बात आई तो नए HA सेटअप में लेटेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी, लगभग आधा मिलीसेकंड। लेकिन सोचिए, इस छोटी सी कीमत के बदले में रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी में कितना बड़ा फायदा मिल रहा था। ये एक ऐसा सौदा है जिसे कोई भी इंजीनियर आंख बंद करके कर लेगा। और बिल्कुल यही कहानी अपडेट लेटेंसी के साथ भी थी। लेटेंसी में हल्का सा इजाफा, लेकिन बदले में ऑपरेशनल सेफ्टी में एक जबरदस्त जंप। ये साफ दिखाता है कि उबर का फोकस सिर्फ स्पीड पर नहीं था, बल्कि एक मजबूत, भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर था। लेकिन असली द बिग विन वो यहां थी।
रीड परफॉर्मेंस में। जब डेटा को सिर्फ पढ़ने की बात आई तो पुराने और नए सिस्टम के बीच परफॉर्मेंस में लगभग बिल्कुल कोई फर्क नहीं था, 0। यह एक बहुत बड़ी शानदार जीत थी। मतलब इसका सार ये है कि रीड स्पीड बिल्कुल अनइफेक्टेड रही, और उबर के लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके ज़्यादातर सिस्टम्स रीड हैवी होते हैं, मतलब वहाँ डेटा लिखने से ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो सोचिए, बिना परफॉर्मेंस पर कोई असर डाले सिस्टम को इतना मजबूत बना देना, ये वाकई एक कमाल की उपलब्धि थी। तो अब आते हैं उस पल पे जिसका हम सबको इंतजार था। इस पूरी इंजीनियरिंग मेहनत का असली ग्रैंड फिनाले क्या था? अब जो कंपैरिजन आने वाला है वो एक झटके में इस पूरे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट दिखा देगा। याद है ना, पुराना नाजुक सिस्टम फेल होने पर पूरे 120 सेकंड लेता था। 2 मिनट का अंधेरा एक तरह से। और अब नया रिकवरी टाइम सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 सेकंड। ये 12 गुना बेहतर है। जो डाउन टाइम पहले मिनटों में नापा जाता था वो अब सेकंड्स में सिमट गया। पर ये 10 सेकंड का जादू हुआ कैसे? देखिए, MRGR को नया प्राइमरी चुनने में 5 सेकंड या उससे भी कम लगते हैं, और फिर राउटिंग प्लेन को अपडेट होने में, यानी ट्रैफिक को सही जगह भेजने में भी 5 सेकंड या उससे कम। तो कुल मिलाकर राइट ऑपरेशंस 10 सेकंड से भी कम के लिए रुकते हैं। सच में ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये सिर्फ एक टेक्निकल फिक्स से बहुत ज़्यादा है। ये सिस्टम डिज़ाइन की फिलॉसफी में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है कि हम इंसानी या बाहरी सिस्टम पर निर्भर रहने की जगह ऐसे सिस्टम बनाएं जो अपनी देखभाल खुद कर सकें। उबर इंजीनियरिंग का ये कोट इस पूरी बात को आसानी से समझा देता है। उन्होंने सिर्फ एक फास्ट सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जो फंडामेंटली ज़्यादा मजबूत और ऑटोनमस है। ऐसे सिस्टम जो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। और यहीं से एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला कौन सा क्रिटिकल सिस्टम है जिसे इसी तरह आत्मनिर्भर, सेल्फ हीलिंग और ऑटोनमस बनाया जा सकता है? इस पर सोचना ज़रूरी है।